जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका उत्कर्ष एकेडमी पचोर के इस छोटे से प्यारे से परिवार में। छोटा परिवार सुखी परिवार, ये कहावत यथार्थ करने के लिए आज मैं फिर से आपके लिए एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहा हूं और वो सब्जेक्ट है इतिहास। अब इतिहास को दो तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इतिहास के लिए मैं डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, जो शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत तक के सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन सबसे पहले एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक का डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, उस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। वो टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उससे संबंधित एग्जामों में कौन कौन से PYQ आए हैं, उन PYQ प्लस आगे आने वाली एग्जामों में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उस टॉपिक से बन सकते हैं, इस प्रकार से PYQ वाले वीडियो भी मैं आपके लिए इसमें लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले डिटेल पढ़ेंगे, डिटेल के बाद फिर वो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद फिर उससे संबंधित PYQ प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज से शुरुआत करते हैं इतिहास की। और किसी भी विषय को शुरू करने से पहले सबसे पहले उस विषय की सामान्य जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। किस व्यक्ति ने उस विषय में सबसे ज़्यादा योगदान दिया, ठीक है, उस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है तथा वह विषय किन किन वस्तुओं से या किन किन चीज़ों से संबंधित है, इन सभी बातों पर चर्चाएं होती है। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास का सामान्य परिचय। और इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसके पिता कौन थे और सबसे पहले किस व्यक्ति ने इतिहास को लिखने का एक क्रमबद्ध विवरण दिया था, इस प्रकार की सारी बातें सामान्य परिचय में आएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो है सामान्य परिचय, इतिहास का सामान्य परिचय। अब इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ने से पहले सबसे पहले इतिहास शब्द का अर्थ क्या है वो जान लेते हैं। तो समझिएगा, इतिहास संस्कृत भाषा के, किस भाषा से है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। इतिहास संस्कृत भाषा के इति धन आस से मिलकर बना है। इतिहास शब्द संस्कृत भाषा के शब्द इति धन आस से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा था या ऐसा घटा था। इति धन आस का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा था या ऐसा घटा था, ठीक है। तो इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द इति धन आज से मिलकर बना है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा था या ऐसा घटा था। अब इतिहास विषय के अंतर्गत पढ़ा क्या जाता है, तो इतिहास विषय में हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास विषय में अतीत, यहाँ पर देखिएगा शाब्दिक अर्थ क्या है, ऐसा था, क्या लगा है, था लगा है। और था किसके साथ लगता है, हमेशा भूतकाल के साथ। तो इतिहास विषय में उन घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जो हो चुकी है, बीत चुके समय के बारे में अध्ययन किया जाता है, भूतकाल के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास विषय के अंतर्गत अतीत तथा मानव के क्रमिक विकास, अतीत तथा मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बात आगे समझ में। इतिहास में पुरानी जो घटनाएं घट चुकी है उन घटनाओं के बारे में, जो अतीत है उस अतीत के बारे में, तथा मानव का किस प्रकार से क्रमिक विकास हुआ है, सभी बातें किस में पढ़ी जाती हैं, इतिहास में पढ़ी जाती हैं। क्लियर इतना। अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी विषय में एक व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है और उस व्यक्ति को उस विषय का पिता या फादर कहा जाता है। तो इतिहास विषय का पिता, यहाँ से भी प्रश्न आता है, इतिहास का पिता फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता हेरोडोटस को, इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है क्योंकि हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक
हेरोडोटस की जो पुस्तक थी, पुस्तक का नाम ध्यान रखना, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने सबसे पहले फारस व भारत के मध्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब की बात हो रही है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस इन दोनों के मध्य किस प्रकार के संबंध थे, ये सबसे पहले हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में बताया था। इस कारण से जो हेरोडोटस है, उन हेरोडोटस को इतिहास का पिता माना जाता है, भारतीय इतिहास का पिता माना जाता है। अब अभी तक अपन ने क्या समझा, इतिहास संस्कृत भाषा के शब्द इति धन हा धन आज से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक करते हैं ऐसा था या ऐसा घटा था, ठीक है। इस विषय के अंतर्गत अतीत तथा मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में हेरोडोटस ने सबसे पहले फारस व भारत के मध्य 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो संबंध थे, उन संबंधों के बारे में बताया था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब और कुछ जानकारी यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिएगा भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इतिहास शब्द का अर्थ बता चुके हैं, लेकिन जो भारत शब्द आया है, भारत जो शब्द आया है, तो भारत शब्द हाथी गुम्फा अभिलेख में या पुराणों में, दो जगह पर इसका जिक्र होता है। पुराणों में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया गया था। पुराणों में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का प्रयोग किया था, और वहीं से शब्द क्या निकल कर आया, भारत। यहीं एक और आता है हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में भी इसे क्या कहा गया है, भारत को भारतवर्ष कहा गया। अब इसे इंडिया नाम किसने दिया, तो यूनानियों ने भारत को सबसे पहले इंडिया नाम दिया था। यूनानियों ने सबसे पहले भारत को इंडिया नाम दिया था। पुराणों में सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का जिक्र होता है, तथा एक और नाम चलता है भारत के बारे में, वो है हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान शब्द जो है, या हिंदुस्तान नाम मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया था, ठीक है। अब इससे भी एक प्रश्न कंप्लीट हुआ कि भारतवर्ष ये शब्द कहाँ से लिया गया है, पुराणों से। इंडिया शब्द यूनानियों ने सबसे पहले प्रयोग किया था, और मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा, हिंदुस्तान कहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे और क्या पढ़ सकते हैं इसमें। तो देखिएगा, इतिहास जो है, उस इतिहास को पढ़ने का क्रम, इतिहास को किस प्रकार से शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ा जाएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, इतिहास जो है, इस इतिहास का विभाजन यदि करते हैं, तो इतिहास को 3 भागों में बांट सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल, जिसे प्री हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है। फिर दूसरा रहता है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा जो रहता है, वो रहता है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल। अब तीनों का क्या क्या अर्थ है और कहाँ से शुरुआत होती है, वो देख रहे हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल का समय जो है, वो है 25 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक। 25 लाख से 2500 ईसा पूर्व तक के समय को क्या बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद 2500 से
600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और उसके बाद 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो समय है, वर्तमान तक का समय वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। अब प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का क्या अर्थ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले प्राक ऐतिहासिक काल को भी 3 सब पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किन किन भागों में? तो देखिएगा, प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में सब बताऊंगा कि किसमें क्या होता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, तीसरा होता है नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पूरा पाषाण काल का जो समय है वो है 25 लाख से 8,000 ईसा पूर्व, 25 लाख से 8,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल का जो समय है वो 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व, 4,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का समय है 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2,500 ईसा पूर्व तक। इस प्रकार से प्राक ऐतिहासिक काल जो है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किस किस में? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल जो है, इस आद्य ऐतिहासिक काल में 2 चीजें पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, और एक और रहती है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो है 2,500 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व से 1750, 2,500 ईसा पूर्व से 2,500 से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद वैदिक सभ्यता का समय है 1,500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय। ये क्या कहलाता है? वैदिक सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, जिसको किस में पढ़ेंगे? आद्य ऐतिहासिक काल में। और फिर जो ऐतिहासिक काल है, इस ऐतिहासिक काल में 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है ऐतिहासिक काल को। वो है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। इस प्रकार से जो ऐतिहासिक काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का जो समय है वो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक। अब क्या आ गई है? ईस्वी आ गई। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से 712 ईस्वी तक प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे। फिर 712 से 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे। और 1707 से वर्तमान तक, 1707 से वर्तमान तक किसे पढ़ेंगे? आधुनिक इतिहास को पढ़ा जाता है। इस प्रकार से जो इतिहास है, इस इतिहास का विभाजन 3 पार्ट में, प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक को 3 सब पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास।
अब बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे होंगे, जैसे प्राक-ऐतिहासिक क्या है, आद्य-ऐतिहासिक क्या है, पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है। तो इन सभी को एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ते हैं या समझते हैं प्राक-ऐतिहासिक काल। समझना, प्राक-ऐतिहासिक काल क्या होता है। प्राक-ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्राक-ऐतिहासिक काल वह समय है जिस समय लिपि प्रचलित नहीं थी तथा मानव को लिखने की कला का ज्ञान नहीं था, उसे कहा जाता है प्राक-ऐतिहासिक काल। और प्राक-ऐतिहासिक काल का समय क्या दे रखा है, 25 लाख से लेकर तो 2500 ईसा पूर्व तक इसे कहा जाता है प्राक-ऐतिहासिक काल। अब प्राक-ऐतिहासिक काल वह समय था जिस समय लिपि प्रचलित नहीं थी, मतलब लिखने की कला नहीं जानते थे। तो इस समय के इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वह जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से मिलती है, जैसे खंडर हो गए, आदि मानवों के औजार हो गए, आदि मानवों की कुछ वस्तुएं हैं। उन प्रकार की वस्तुओं से इस प्राक-ऐतिहासिक काल के समय का इतिहास पढ़ा जाता है, क्योंकि उस समय लिपि प्रचलित नहीं थी। तो जो वस्तुएं पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं, उन पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से ही उस समय का पता लगाया जाता है। तो प्राक-ऐतिहासिक काल वह समय जिस समय लिपि प्रचलित नहीं थी, मनुष्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, मनुष्य पूर्णतः आखेटक व संग्राहक था। तो यहाँ पर प्राक-ऐतिहासिक काल को फिर 3 सब पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण व नव पाषाण काल में बांटा गया। अब तीनों में आप देखिएगा पाषाण काल शब्द जुड़ा हुआ है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, इसके साथ में पत्थर या पाषाण शब्द क्यों जुड़ा है, तो प्राक-ऐतिहासिक काल वह समय था जिस समय पर मानव सबसे ज्यादा पत्थरों का प्रयोग करता था, चाहे रहने के लिए, निवास करने के लिए पत्थर की गुफाओं का प्रयोग, आग जलाने के लिए भी पत्थरों का प्रयोग, सुरक्षा के लिए भी पत्थरों का प्रयोग, साथ ही साथ अपने भरण पोषण अर्थात शिकार के लिए भी पत्थरों का प्रयोग करता था। तो प्राक-ऐतिहासिक काल के समय जो मानव है वह पूर्णतः पत्थरों पर आश्रित था, जिस कारण से इस समय के साथ में क्या जोड़ दिया, पाषाण काल, मतलब पत्थरों का युग, पत्थरों का समूह। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो पुरा पाषाण काल है क्या। पुरा का शब्द मतलब है सबसे पहले या सबसे पुराना। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे पुरा पाषाण काल के बारे में। पुरा पाषाण काल का समय 25 लाख से 8000 ईसा पूर्व था। पुरा पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पुरा पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया था। ध्यान रखना, पूरा पाषाण काल में मानव ने आग का आविष्कार किया था। आग का आविष्कार, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो यही है कि आग का आविष्कार किस समय हुआ था, तो आंसर आएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह मानव संग्राहक व आखेटक हुआ करता था। आखेटक का मतलब क्या होता है, शिकार करना, मतलब वह शिकार करके अपना भरण पोषण करता था। और संग्रह का मतलब रहता है उसको इकट्ठा करके रख लेता था। तो आदि मानव ने अपने भरण पोषण के लिए शिकार किया, शिकार करके जितना उसको खाना है खा लिया और बचे हुए भोजन को वो अगले समय के लिए स्टोर करके रखता था। तो इस प्रकार से पूरा पाषाण काल में जो मानव है वो आखेटक व संग्राहक के रूप में था। और आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव ने कृषि व पशुपालन करना प्रारंभ नहीं किया था। पूरा पाषाण काल में मानव ने कृषि व पशुपालन तथा स्थायी निवास प्रारंभ नहीं किया था। ये सब की शुरुआत कब होती है, नव पाषाण काल में होगी, जो आगे पढ़ेंगे। तो पूरा पाषाण काल में मानव को कृषि व पशुपालन का ज्ञान नहीं था। वह संग्राहक व आखेटक के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा था तथा आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। एक खास बात और है पूरा पाषाण काल की कि पूरा पाषाण काल में जो मानव शिकार करता था वो शिकार बड़े जानवरों का शिकार किया करता था तथा उनके शिकार के लिए बड़े औजारों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, एक बात और ये ध्यान रखना कि पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था और उस शिकार में बड़े औजारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे मैक्रोलिथ
कहा जाता है। ठीक है, अब बारी आती है मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल का समय क्या है? वो समय है 8000 से 4000 ईसा पूर्व में। ये समय आते आते मानव की तकनीक में थोड़ा सा सुधार हुआ था और मानव बड़े जानवरों की अपेक्षा छोटे जानवरों का शिकार करना प्रारंभ किया तथा बड़े औजारों की अपेक्षा छोटे औजारों का प्रयोग करना उसने शुरू किया। अब अपने शिकार में वह बड़े जानवरों की अपेक्षा छोटे जानवर जैसे मछली व चिड़िया, छोटे जानवर जैसे मछली व चिड़ियों का शिकार करना भी उसने प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ बड़े औजारों की अपेक्षा उसने छोटे औजारों का आविष्कार किया जिसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। साथ ही साथ इस समय पर उसने धनुष बाण का आविष्कार कर लिया था। यह प्रश्न ध्यान रखना, धनुष बाण का आविष्कार मानव ने किस समय पर किया था? मध्य पाषाण काल में। और छोटे जानवरों का शिकार तथा छोटे औजारों का प्रयोग करना उसने प्रारंभ कर दिया था। अब बारी आती है तीसरा जो सब पार्ट है वो है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का जो समय है वो है 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय। नवपाषाण काल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय पर नवपाषाण काल में मानव जो है उस मानव ने कृषि करना शुरू कर दिया था। कृषि पशुपालन करना शुरू कर दिया था। स्थायी निवास की प्रवृत्ति उसने अपना ली थी। स्थायी निवास, क्योंकि कृषि करने के लिए व्यक्ति को एक जगह पर ठहरना आवश्यक है। तो जब मानव कृषि से जुड़ा तो कृषि के साथ ही उसने स्थायी निवास को भी स्वीकार किया था। तो कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास, पहिए का आविष्कार, इस प्रकार के जो प्रमुख आविष्कार हुए थे वो सब कब हुए थे? नवपाषाण काल के समय। और नवपाषाण काल के बाद ही मानव सामाजिक हो गया। वो समाज या परिवार के साथ में एक जगह पर स्थिर होकर रहने लगा था। जो समय क्या था? 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक का समय। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मतलब प्रागैतिहासिक काल आदि मानव से रिलेटिव है, जहाँ पर उसने आग का आविष्कार किया, उसने नई नई तकनीकें अपनाई, उसने छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू किया, धनुष बाण का आविष्कार किया, बाद में कृषि, पशुपालन, स्थायी निवास को भी उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया। अब सबसे पहले पशुपालन की बात आती है। तो पशुपालन में सबसे पहले जो आदि मानव या मानव है, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। ध्यान रखना, मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू पशु बनाया था। और तांबे धातु की खोज भी मानव ने की थी। सबसे पहले जो आदि मानव है उसने किस धातु की खोज की थी? तांबे धातु की। और कृषि करने के लिए जो वन है उन वनों की कटाई करना अनिवार्य था, क्योंकि वनों को साफ कर कर ही खेत तैयार किए जाते थे। तो उन वनों को साफ करने के लिए आदि मानव ने, या मानव बोल सकते हैं, अब आदि मानव कहना ठीक नहीं लगेगा बार बार, सबसे पहले मानव ने जो तांबे धातु से औजार बनाया था वो औजार बनाया था कुल्हाड़ी। तो कुल्हाड़ी जो थी वो तांबे धातु की थी और उसका प्रयोग किसमें किया जाता था? खेत तैयार करने के लिए, वनों की कटाई के लिए। बात आ गई समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पूरा पाषाण कालीन जो औजार हैं उन पूरा पाषाण कालीन औजारों के बारे में सबसे पहले जानकारी मिलती है पल्लावरम से। ठीक है, एक शब्द आएगा, एक स्थान का नाम है पल्लावरम। पल्लावरम से सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज हुई थी। अब उसके बाद बारी आती है आद्य ऐतिहासिक काल की। आद्य ऐतिहासिक काल वह समय जिस समय लिपि प्रचलित थी, लेकिन उस लिपि को वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। मतलब वह समय जिस समय मानव लिखने की कला से परिचित हो गया था, वो लिखने की कला सीख गया था, लिखने की कला प्रचलित थी, लेकिन उस लिपि को वर्तमान में पढ़ा नहीं जा सका, उसे कहा जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। और आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 2500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय रहता है। आद्य ऐतिहासिक काल में दो सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसका समय है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय।
सभी को पता है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता अपने नगरीय नियोजन के कारण विश्व प्रसिद्ध है और यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में शामिल की गई है। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को बहुत अच्छे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद बारी आती है वैदिक सभ्यता, जिसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी जिसे आर्यों ने शुरू किया था। इसमें वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराणों की सबकी रचना की गई थी। तो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के लिए भी एक अलग से डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। अब आद्य ऐतिहासिक काल के बाद आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का जो समय है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक का जो समय है वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल को 3 भागों में पढ़ा जाता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास का समय 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व तक रहता है। प्राचीन इतिहास में किन किन वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लिए एक ट्रिक है, हर शिशु नंद है, हर शिशु नंद है, मोर संग कण है, सात गुप्त भूत हैं। इससे आपको प्राचीन इतिहास के जो राजवंश हैं उन राजवंशों का क्रम अच्छे से याद रह जाएगा। जैसे हर से बनता है हर्यक वंश, शिशु से बनता है शिशुनाग वंश, नंद से बनता है नंद वंश, मोर से बनता है मौर्य वंश, संग से बनता है सुंग वंश, कण से बनता है कण्व वंश, सात से सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त से गुप्त वंश, भूत से पुष्यभूति वंश। इस प्रकार से प्राचीन इतिहास के बारे में 8 से 10 जो प्रमुख राजवंश हैं उन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जानकारियां पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास का समय 712 से 1707 ईस्वी तक रहता है। और मध्यकालीन इतिहास में जिन जिन राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे उसके लिए भी एक ट्रिक मैंने तैयार की है। जैसे गुल खिले, लक से लो। गुल खिले, लक से लो, इसको कैसे याद रख सकते हैं? गुल से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, लक से तुगलक वंश, से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। इस प्रकार से 6 से 7 प्रमुख राजवंश हैं जिनके बारे में मध्यकालीन इतिहास में पढ़ा जाता है। उसके बाद बारी आती है आधुनिक इतिहास की, जिसका समय रहता है 1707 से वर्तमान तक का समय। इस प्रकार से इतिहास जो विषय है थोड़ा लंबा है लेकिन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास को प्राक ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल से पढ़ते हुए चलेंगे। फिर प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तक इसमें पहुंचेंगे। जब एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं उस टॉपिक से रिलेटिव PYQ प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। तो आज का जो टॉपिक था वो था इतिहास का सामान्य परिचय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें व साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। हमारे उत्कर्ष एकेडमी पचोर के YouTube चैनल को आपका प्यार हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।